Dear students of academics and competitive exams of English, we welcome you to our practice set number 6, that is especially for from class 11 to class 12. And today our topic is narration from direct to indirect speech. And this practice set is based on board questions. बोर्ड क्वेश्चंस को लेकर के हमने यहाँ पर कलेक्शन किया है कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जो न सिर्फ बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बल्कि हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस को यहाँ पर लिया है जो कि अपने आप में रूल्स हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. And if you like our lecture, please don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language and please like, comment and share. ये क्वेश्चंस न सिर्फ बोर्ड क्लासेस के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करने में हमारे सामने कुछ चीजें घूमती रहती हैं कि पहले पर्सन बदला जाता है. पर्सन से अलग क्या होता है कि प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं, पास्ट को परफेक्ट में करते हैं, कॉमास हटाकर दैट लगाते हैं. अगर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है या कॉमास के अंदर का पार्ट है वो अगर पास्ट में है, और इस तरह के कुछ जनरल रूल्स हम याद रखते हैं. लेकिन यहाँ पर हम आपको आज बताने वाले हैं कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ रूल्स में चेंजेस किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने सुना कि अगर बाहर पास्ट है, कॉमा से बाहर स्पीकर वाला जो पार्ट है वो पास्ट में है, तो आप क्या करते हैं कि जो इनसाइड कॉमास है अगर पास्ट में है तो उसे परफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में करते हैं. तो कुछ हम उन रूल्स को कुछ चेंज करेंगे और यहाँ पर वो रूल्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और आप सीखेंगे कि क्या नया हो सकता है. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शी सेड. अब यहाँ पर जैसे ही हम व्हेन देखते हैं तो व्हेन देखते ही हमारे माइंड में आता है कि ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. और इंटेरोगेटिव यदि आपके कॉमास के इनसाइड रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिलता है तो आप बाहर आस्क्ड लगाते हैं. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये व्हेन असर्टिव है या इंटेरोगेटिव. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है समझ लीजिए. अगर व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन की पहचान ये भी है कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है. और व्हेन के बाद जब सब्जेक्ट आ जाए तो वो असर्टिव होता है, यानी वो सैड टोल्ड वाली कैटेगरी के अंदर जाता है. अब अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका मतलब होता व्हेन डिड आई गो, मैं कब गया. लेकिन यह व्हेन आई वेंट, व्हेन आई वेंट का मतलब है जब मैं गया. तो जब मैं गया अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आंसर दे रहा हूं. और जब हम आंसर की बात करें तो फिर हम यहाँ पर सैड का सैड ही रहने देते हैं, हमें आज लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनसाइड में कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है. दूसरी बात यह होगी कि ये जो सेंटेंस आपका यहाँ पर किया गया है ये सेंटेंस टू क्लोजेस बेस्ड है. टू क्लोजेस का क्या मतलब है? टू क्लोजेस का मतलब है कि सेंटेंस के दो पार्ट जिसमें अपनी अलग अलग मेन वर्ब्स हैं तो वो क्लोज बेस्ड हुआ. और जिस समय स्पेशली आपने पढ़ा होगा कभी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, लेकिन जब टाइम क्लोज हो, टाइम क्लोज का मतलब है कि जब टाइम बताने वाले कंजंक्शंस हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, नो सूनर, तो ये टाइम बताने वाले जितने भी कंजंक्शंस होते हैं और टाइम बताने वाले कंजंक्शंस आने पर आपको जब पास्ट दिया जाता है तो इसको हम डबल पास्ट कह सकते हैं. यहां भी पास्ट है और यहां भी पास्ट है. तो इस तरह से डबल पास्ट होने पर आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलते हैं. तो हमने अगर हम दूसरे शब्दों में जाने तो व्हेन आने पर, आफ्टर आने पर, बिफोर आने पर आप आने वाले पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलते हैं. तो आप लिखेंगे शी सेड दैट. दैट आ गया. अब आपको ये व्हेन नहीं हटाना. ये दैट हम उस समय नहीं लिखते जब ये क्वेश्चन होता है. क्वेश्चन नहीं है, केवल एक कंजंक्शन है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है. अब आप जानते हो कि आई किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? आई बदला जाएगा स्पीकर के अनुसार. तो क्या हो जाएगा? व्हेन लिखेंगे आप एज इट इज और यहाँ पर कर देंगे क्या शी, और वेंट का वेंट रह जाएगा और देयर का देयर रहेगा. और इस तरह से इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी बदलता नहीं है. तो आप क्या करेंगे कि इसको एज इट इज कॉमा लगा करके आप उतार देंगे. इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग.
इसके बाद हम आते हैं सेकंड अपने क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कहा प्लीज गिव मी 5 रुपीज said to the beggar said to the passers by। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश की है। देखिए, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है कि कौन स्पीकर है और कौन लिसनर है, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है कि कॉमास के अंदर क्या है। तो ये आगे पीछे हो सकती है। अब इसमें कॉमास आगे दिए हैं और आपको स्पीकर और लिसनर पीछे दिए हैं, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको ये पहले ही लाना होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लीज है, बैगर बोल रहा है, और पासर्स बाय मतलब जो रास्ते से जा रहा है व्यक्ति वो उसको सुन रहा है, तो ये स्पीकर हुआ, हाँ, और ये लिसनर हुआ। तो इन स्पीकर और लिसनर के कॉम्बिनेशन को आपने पहले लाना है, और आप जानते हैं कि जब प्लीज आ जाए तो आप रिक्वेस्टेड करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? द बैगर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आता, लिसनर से पहले रिक्वेस्टेड द पासर्स बाय पासर्स बाय पूरा एक वर्ड है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लीज को हटा देते हैं, रिक्वेस्टेड यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप टू लगाएंगे, टू गिव हिम 5 रुपीज। तो यहाँ पर हमने सीखा कि प्लीज आने पर आप रिक्वेस्टेड करते हैं और कॉमा से हटा करके टू लगाते हैं, करेक्ट सेंटेंस में दैट नहीं लगता, और जो स्पीकर वाला पार्ट है उसे पहले लिखते हैं। अब इसके बाद आते हैं, हमारा तीसरा एग्जांपल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड की जगह आप सेड ही नहीं रहने देते, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, अलग अलग इमोशंस के अनुसार लगाते हैं। तो ये हम इनको बेसिक रूल मानकर चल रहे हैं, और ये आपको जरूर आते होंगे प्रीवियस लेक्चर्स में, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं, और जो हमारी नरेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। यहाँ पर आया ही सेड ओ। तो अभी तक हमने सीखा कि हम ओ को अलग तरह से लेते हैं और वर्ड को अलग से लेते हैं, लेकिन यहाँ ओ और वर्ड दोनों एक साथ दे दिए गए हैं। तो डोंट वरी, आपको दोनों में से एक चुनना है, दोनों ही सरप्राइज को शो करते हैं। तो आप लिख लेंगे क्या, he exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise, अभी यहां पर आया व्हाट ए चांस। तो आपको पता है कि अगर कॉमास के अंदर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए, तो आप इन तीनों को असर्टिव में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? असर्टिव में। तो सबसे पहले ओ व्हाट ए चांस को कैसे बदलेंगे, आप यहाँ देखिए। ओ व्हाट ए चांस के बाद आपका ना तो कोई सब्जेक्ट दे रखा है ना कोई वर्ब दे रखी है, तो आप लिख लेंगे ओ व्हाट ए चांस, ओ व्हाट अ चांस इट इज। तो इसमें क्या करते हैं कि इट इज को आप पहले ले आए अपने आप से, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है, और व्हाट को वैरी में बदल लिया। अब यहाँ कोई एडजेक्टिव है नहीं, तो आप ग्रेट लिख सकते हैं, ओ इट इज अ ग्रेट चांस। तो आपने पहले से सिंपलीफाई करके असर्टिव बना लिया। अभी इस असर्टिव को आप पास्ट में बदलेंगे। तो इस असर्टिव को आप पास्ट में किस तरह बदलेंगे, आइए यहां देखते हैं। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, दैट के बाद क्या करेंगे आप, दैट इसे यहाँ आई स्मॉल रहेगा, इट। अब ये जो था इज, इसको वॉज करेंगे, जो नॉर्मल यूजुअल चेंजेस हैं उसको यूजुअल चेंजेस करेंगे, इट वॉज अ ग्रेट चांस। तो इसके अंदर मेन बात हम क्या सिखाना चाहते थे, इसके अंदर हम मेन बात ये सिखाना चाहते थे कि यदि आपको सब्जेक्ट या वर्ब नहीं दिया हुआ है, केवल व्हाट और ए चांस जैसा नाउन दे रखा है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, अपने पास से आप इट इज मान लें और उसको आप यूज करें। और अगर आपको केवल नाउन दे रखा है तो हमें जनरली हम क्या करते हैं कि व्हाट और हाउ की जगह पर क्या करते हैं, वेरी लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ एडजेक्टिव है नहीं, केवल नाउन दे रखा है, तो आप ग्रेट लगा लीजिए, आपका पूरा वर्ब ग्रेट निकाल देगा। तो इस सॉल्यूशन के बाद आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
he said to his master, pardon me sir। सबसे पहले समझते हैं कि पार्डन क्या है और ये सेंटेंस जो है किस फॉर्म के अंदर आता है, पार्डन मी सर। अब यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्सक्लेम किया रिक्वेस्ट के सेंस में। तो इन अदर वर्ड्स आप कहेंगे कि उसने अपने मास्टर से रिक्वेस्ट की, मालिक से रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट किस बात के लिए की कि पार्डन मी, क्षमा कर दीजिए मुझे श्रीमान जी सर। अब आप जानते हैं कि सर के लिए आप क्या करते हैं या मैडम के लिए क्या करते हैं, आप करते हैं रेस्पेक्टफुली या विद रेस्पेक्ट, दोनों में से कोई एक बात। अगर विद लगाएंगे तो एडवर्ब ly नहीं लगाएंगे पार्टिकल, और अगर ly बनाकर एडवर्ब बनाते हैं तो फिर आप विद नहीं लगाते। तो आप कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ही रिक्वेस्टेड। अब क्या होता है कि हमने जनरली ये सीखा हुआ होता है कि जब प्लीज आए या काइंडली आए तो आप रिक्वेस्टेड कीजिए, लेकिन कहीं कहीं हमें ये सेंस भी पकड़ना होता है कि ये रिक्वेस्ट के सेंस में है। तो जब कोई पार्डन मांगेगा तो ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट तो करनी पड़ेगी। अगर वो प्रेशर के साथ कहता है तो पार्डन नहीं हुई तो एक धमकी के तौर पर चला जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाया। ही रिक्वेस्टेड के बाद सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, फिर लिसनर आया। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन, पार्डन मीन्स माफी दीजिए। मी कौन है, ठीक है, मी है फर्स्ट पर्सन स्पीकर, तो जो फर्स्ट पर्सन है स्पीकर के पास जाता है हिम। अब यहां पर क्या रह गया, यहां रह गया सर। अब सर और मैडम को हमने बताया कि जहां पर आपका क्या आ जाए स्पीकर, स्पीकर लिसन उसका वर्ब और फिर आगे लिसनर, तो लिसनर के बाद आप लिख देते हैं क्या, विद रेस्पेक्ट। विद रेस्पेक्ट कहां, यहां लगाएंगे। He requested his master with respect to pardon him। यहाँ पर आप respectfully भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमने यहाँ पर ब्रेक किया, ये सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि किस तरह करना है। अब आप इसको पूरा सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। यहाँ पर ये वाला पार्ट आप एडिशनली जोड़ रहे हो, रेस्पेक्टफुली। इंग्लिश में जब भी कभी कोई लेटर डबल होता है तो हिंदी के तरह से उसको डबल नहीं बोला जाता। आप एक बार बोलते हैं रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली के बाद आप टू लगाएंगे, टू पार्डन हिम, टू पार्डन हिम। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 एक कन्वर्सेशन के सेंस में है। तो कन्वर्सेशन के सेंस में किस तरह से है, देखिए आप चाहें तो इन्हें अलग अलग नंबर्स में भी ब्रेक कर सकते हैं और चाहें तो किसी को भी नंबर में ब्रेक ना करें। एक्चुअली क्या है क्वेश्चन, जॉन ने कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, रिचर्ड ने रिप्लाई किया नो। जॉन ने कहा व्हाई, तो रिचर्ड बोले बिकॉज माय सिस्टर इज इल एंड आई हैव टू गो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इसको पूरे को 5th नंबर क्वेश्चन में लेंगे और जो हमारा 6th क्वेश्चन आएगा, 6th क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ये इतने सारे जो एक ने क्वेश्चन किया दूसरे ने आंसर किया, ये पूरा एक ही क्वेश्चन में है। तो आप इसको कैसे यूज करने वाले हैं आइए देखते हैं। जब इस तरह का कन्वर्सेशन स्टाइल में या मोर देन वन डायलॉग आपका डायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। देखिए जॉन बोल रहा है तो ऑफ कोर्स रिचर्ड जो है रिप्लाई कर रहा है, ये जवाब दे रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, जॉन आस्क्ड रिचर्ड, जॉन आस्क्ड रिचर्ड। तो रिचर्ड ने, क्योंकि रिचर्ड सुन रहे हैं और यहाँ सीधे सीधे रिचर्ड नहीं लिखा, अब जॉन ने क्वेश्चन किया और रिचर्ड बोले तो ऑफ कोर्स रिचर्ड ने सुना। अब बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर पर आप इसका इंटरोगेटिव वाला जो आपका पैटर्न है उस पर आप इसको इनडायरेक्ट बनाएं। यू जाएगा रिचर्ड के पास, इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, दैट डे, टुडे का दैट डे करते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड ने कहा नो। जब भी इस तरह का इनडायरेक्ट बनाने के लिए आए तो आप इसे पैराग्राफ स्टाइल में बनाएंगे। हमने हर डायलॉग को अलग अलग रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है, इनडायरेक्ट को रिपोर्ट भी कहते हैं। तो रिचर्ड ने कहा नो, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, आप बनाएंगे एट दिस
एट दिस जो है आपकी विश पे डिपेंड करता है, चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, बट लिखें तो अच्छा होगा। एट दिस रिचर्ड रेप्लाइड, अब यहां पर जब नो आ जाए तो जो आपका पिछला जो क्वेश्चन होता है उसका सब्जेक्ट और उसका हेल्पिंग वर्ब उतार लीजिए। रेप्लाइड के बाद आप दैट लगा भी सकते हैं और नहीं भी, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। दैट तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उतार लेना है, दैट ही वुड। अगर यहाँ नो है तो आप यहाँ नो नॉट एक्स्ट्रा लगा दें, दैट ही वुड नॉट। अगर यहाँ पर यस होता तो दैट ही वुड पर आप छोड़ देते। यहाँ पर एट दिस हमने क्यों लगाया? एक्चुअल में ये जो नरेशन है ये रिपोर्ट राइटिंग है। देखिए जो कन्वर्सेशन है डायरेक्ट ही आमने सामने चल रही होती है, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद किसी थर्ड पर्सन को हम दोनों पर्सन की रिपोर्टिंग करते हैं कि जॉन ने पहले रिचर्ड से ऐसा कहा, इस पर रिचर्ड ने ये कहा, तो इस पर रिचर्ड ने ये कहा में आप क्या करते हैं कि एट दिस आप एडिशनली लगाते हैं, जो कि लिंकर की तरह काम करता है। तो आपने क्या करना है टेक्निकली, अगर इस तरह का नो आ जाए तो नो में आप क्या करेंगे कि पुराने वाला जो क्वेश्चन था उसका हेल्पिंग वर्ब और उसका सब्जेक्ट एज इट इज लिख देते हैं, नो होने पर नोट कर देते हैं और यस होने पर कुछ नहीं करके फुल स्टॉप लगाते हैं। अब यहाँ पर जॉन ने पलटकर क्वेश्चन कर दिया, क्यों? अब क्यों, तो क्यों में क्या करेंगे आप, क्यों इज इक्वल टू जॉन जानना चाहते थे रीजन, या आप इसकी हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करके कर सकते हैं, बट इसको शॉर्ट में करते हैं। तो यहां लिखेंगे आप देन, यानी इस बात पर, या आपने यहां पर एडिशनल जोड़ा, इस बात पर रिचर्ड ने रिप्लाई किया कि वह नहीं जाएगा। जॉन ने पूछा क्यों, यानी आप रिपोर्ट में लिखेंगे तब जॉन ने क्वेश्चन किया, देन जॉन आस्क्ड, भाई व्हाई, या तो ऐसे मान लीजिए व्हाई, क्यों नहीं जाएगा, तो वही वाली हेल्पिंग वर्ब दोबारा से यहां यूज कर सकते हैं। जॉन आस्क्ड व्हाई ही वुड नॉट, देखिए उसने कहा नहीं जाऊंगा, तो नहीं को व्हाई से कनेक्ट करिए और फिर दोबारा से एक पूरा सेंटेंस बनाइए, व्हाई ही विल नॉट गो, तो आप क्या लिखेंगे, आज व्हाई, सॉरी ये यहां गलत हुआ, व्हाई और वही वाला ही वुड दोबारा से लाएंगे, वह क्यों नहीं जाएगा, ही वुड नॉट गो, तो आपको वर्ब तक लाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से छोड़ दीजिए और आपको गो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका हो जाएगा देन जॉन आस्क्ड व्हाई ही वुड नॉट, ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये व्हाई है, व्हाई ही वुड नॉट। आप इसको स्टेटमेंट स्टाइल में इस तरह से लिख सकते हैं, देन यहां तक आपने लिख लिया, यहां आप इसे हो सकता चाहे तो छोड़ दें, देन जॉन आस्क्ड द रीजन, इस बात पर जॉन ने कारण पूछा, तो चाहे तो इस तरह से कर दें, चाहे आप सीधा से लिख दें जॉन ने रीजन पूछा। अब यहां पर रिचर्ड को रीजन बताना है क्योंकि जॉन ने पूछा, तो इन्होंने बिकॉज से शुरू कर दिया, तो बिकॉज से शुरू होने का मतलब है कि जॉन जो है वो रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं। आमतौर से स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं इसको, रिचर्ड रेप्लाइड दैट बिकॉज माय सिस्टर, हो सकता है ये ठीक हो, बट इसका जो प्रायोरिटी है हमारा बेटर देखने का, वो हम इसको कम प्रायोरिटी पर रखते हैं। हमें लगता है कि बेटर ये होगा रिचर्ड, या यहां पर आप लिख सकते हैं देन रिचर्ड एक्सप्लेन द रीजन, क्योंकि बिकॉज क्या है, बिकॉज सिंबल है एक्सप्लेनेशन का। अब एक्सप्लेन द रीजन, तो जब भी बिकॉज आ जाए बिगिनिंग में तो एक्सप्लेन द रीजन आपने लिखना है, जॉन एक्सप्लेन द रीजन दैट, उसके बाद आप नॉर्मली यूजुअली जो बनाते हैं लिखेंगे हिज सिस्टर वॉज इल, अब यहां से एंड ही हैड टू गो, एंड ही हैड टू गो। जब आप एग्जामिनेशन में इसे बनाएंगे तो इसको आप पैराग्राफ के तौर पर वन आफ्टर अनदर बिना लाइन स्किप किए बनाते चले जाएंगे। अगर कोई डायलॉग आधी लाइन में फिनिश हो गया तो उसके आगे आप पूरा करते हुए इसे पैराग्राफ रूप दे देंगे।
इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उसके अंदर एक फैक्ट है, इसके अंदर एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप कह सकते हैं, इसके अंदर एक यूनिवर्सल बात है जो हमेशा से है और हमेशा लागू रहेगी। तो इसके अंदर क्या कहा, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ईश्वर जो है वह सारी चीजों को गवर्न करता है, वह सारी चीजों पर शासन करता है, ठीक है, और उनको निर्देशित करता है। तो ये तो बात हमेशा से फैक्ट है कि ईश्वर हर जगह पर शासन करता है और हर जगह पर अपने रूल्स चलाता है। तो अब आप बिल्कुल इस वाले सेंटेंस की तरह से जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको पहले ले आइए। द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट, और इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। सेड दैट गॉड गवर्न्स, सॉरी, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स all things in the world, all things। तो इसमें हम टेंस नहीं बदलते, क्योंकि जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, उनमें हम टेंस नहीं बदलते, केवल दैट लगा देते हैं और बहुत बातों में पर्सन बदलने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे कि द टेलर सेड टू द कस्टमर, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट इंटरोगेटिव क्वेश्चंस अंदर इनसाइड कॉमास दिए हुए हैं। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर दो पार्ट्स थे और एक ही फुल स्टॉप था, तो ये एक सेंटेंस कहलाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क भी है और फिर दूसरा भी है। तो ये मान लीजिए कि अंदर दो सेंटेंस है और दोनों को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे वहां आपने एक साइड से दोनों में काम चला दिया था, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, द टेलर, द टेलर, टेलर ये है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो पूछ रहा है, द टेलर आस्क्ड इफ ही वॉज, यू सेकेंड पर्सन लिसनर के अनुसार, लिसनर कस्टमर है, ये कस्टमर एक ऐसा जेंडर है जो कि मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो यहाँ शी भी लिख सकते हैं। द टेलर आस्क्ड इफ ही वॉज, बट जनरली ग्रामर के अकॉर्डिंग जब हमें जेंडर का पता ना हो तो हम ही का यूज अच्छे से कर सकते हैं। ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा, सॉरी, ये जो हमारा पहला पार्ट है हमें इसको पहले यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। और वो पार्ट क्या होगा, वह पार्ट होगा इफ ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आया आपका क्वेश्चन, यहाँ पर आई आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर आया सब्जेक्ट। जब आप इंटरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यू पहले आ जाता है और आप जो है आर का वॉज बाद में करते हैं। अब यू बदल कर आया ही के रूप में और ही के बाद आएगा वॉज, क्योंकि इसका पास्ट होता है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो आप वॉज करते। अब हम आते हैं यहाँ पर इसके सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, तो आस्क्ड दोनों में आएगा। तो जो बात दोनों में आती है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि द टेलर सेड टू द कस्टमर, पहले इस क्वेश्चन के लिए और फिर इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने ये सारा पूरा कर लिया। अब हमने दूसरा क्वेश्चन पकड़ा, हम यहाँ पर लगाएंगे एंड। अब यहाँ पर आप एंड अगेन आज लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, और लिख लें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एंड इफ, फिर दोबारा से लिख करके ही वॉज रेडी, एंड इफ ही वॉज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा क्या चार्जेस, टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस।
इसके बाद हम आते हैं he said गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो यहाँ पर जो है विश आ गया और आगे हाउ आर यू आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी पिछले सेंटेंस में दो सेंटेंस, पिछले क्वेश्चन में दो सेंटेंसेस थे इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड और दोनों एक तरह के थे, तो हमने आज एक बार लगाया। अब यहाँ पर दो वेरियस टाइप्स के एक्सप्रेशंस हैं, पहले विश है दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो स्पीकर वाला पार्ट है, अभी आपको इसको टू डिफरेंट टाइप से यूज करना पड़ेगा, पहले इसके लिए और फिर बाद में इसके लिए। आइए देखते हैं कैसे है। तो गुड मॉर्निंग को आप जानते हो विश जिसे लिखा जाता है, ही विश्ड अ गुड मॉर्निंग, आपको आ लगाना जरूरी होता है, अ गुड मॉर्निंग। अब ये विश हो गया, अब ही दोनों में कॉमन है, ही विश कर रहा है, ही क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपने पूरा कर लिया। अब ही को कॉमन रख करके इस साइड को इसके अकॉर्डिंग ऐसा मान लीजिए दोबारा करना है। थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं है, यहाँ लिखा ही सेड हाउ आर यू। तो ही कॉमन होने पर आपने तो यहाँ पर ही एक बार लिख लिया, दोनों में काम करेगा। अब यहाँ पर आप करेंगे एंड आस्क्ड, यू पहले आएगा जैसे कि आपको बताया था। हम क्वेश्चन का असर्टिव बनाते हैं और इस तरह से आप करेंगे एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। जब हम इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लाते हैं जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ ही वाज। तो अब यहाँ पर आया यू, यहाँ पर लिसनर दे नहीं रखा। जब लिसनर नहीं दे रखा होता तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आप थर्ड पर्सन में इसको चेंज कर सकते हैं, और अगर मी भी आप कर लें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपटीशन में दो ऑप्शन दिए हैं जिसमें ही है और आई है, तो आप ही को प्रेफर करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन यू रफियन। अब यहाँ पर ही सैड पहले है। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि ये दो क्लोजेस नहीं है, यहाँ पर एड्रेस किया गया है। एड्रेस का मतलब है कि ही ने लिसनर को रफियन मीन्स बदमाश कहकर पुकारा। तो इस तरह से जब कुछ कहकर पुकारा जाए, जैसे यू रफियन, माई चाइल्ड, माई डियर, तो वहां पर आप कुछ इस तरह से करते हैं। आपका रूल ये होता है सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं लिसनर। क्या लिखते हैं? लिसनर। तो आइए पहले डायरेक्ट आंसर करते हैं, उसके बाद हम इसका फॉर्मेशन ऑफ रूल करेंगे। तो हमारा क्या आंसर निकल करके आएगा? एड्रेसिंग हिम, क्योंकि रफियन हिम होगा, एड्रेसिंग हिम एज रफियन, एड्रेसिंग हिम एज रफियन। अब यहां पर कौन है स्पीकर? ही या कॉमा, ही said that, ये कौन है? फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग बन देगा। ही आई के लिए शैल है तो ही के लिए विल आएगा और विल का वुड हो जाएगा पास्ट में। ही वुड टेक, क्योंकि वुड के साथ या तो हेल्पिंग वर्ब टेंस बदलती है या मेन वर्ब, किसी एक का टेंस बदलना होता है, तो हमने वुड कर दिया टेक टू द पुलिस स्टेशन। ये सेम एज इट इज उतर जाएगा, इसमें कुछ चेंज करने के लिए है नहीं। टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसमें क्या रूल बना? इसका रूल बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो, जब हम किसी को कुछ शब्दों में पुकारते हैं तो एड्रेसिंग हिम, हिम का मतलब लिसनर, एल फॉर लिसनर, एड्रेसिंग द लिसनर। उसके बाद एज प्लस पुकारे गए शब्द, पुकारे गए शब्द, जैसे कि हमने कहा माई चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग, ब्रो वेयर आर यू गोइंग, तो एज अ ब्रो, एज ए ब्रदर, तो यहाँ पर आएगा पुकारे गए शब्द। उसके बाद आपका आएगा स्पीकर, फिर आपका सैड, आस्क्ड, या जो भी कोई एक्सप्रेशन आनी है मेन वर्ब में वो आप लिखेंगे, और उसके बाद आगे फिर आप दिए गए कॉमा से कनेक्ट कर देंगे। तो आपको ये लर्न कर लेना है, और यहाँ पर ये पहचान लेना है क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर एड्रेस किया गया है। यू रफियन, यू
माय फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, तो कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। तो आप लिखेंगे एड्रेसिंग एज हिज ब्रदर, एड्रेसिंग एज हिज सिस्टर, एड्रेसिंग एज हिज डियर कंट्रीमैन। तो यहाँ पर एड्रेसिंग के बाद जब आप जो पुकारे गए शब्द हैं वो पूरा हो जाए तो फिर आप स्पीकर लिखते हैं, फिर आप नए सिरे से बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद आ गया फिर एक और क्वेश्चन जो कि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह की कमी है तो हम यहाँ पर नंबर डाल करके इसको पूरा कर रहे हैं। वी आर ऑल सिनर्स एट द सेंट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द सेंट सेड दैट। तो यहाँ आया द सेंट सेड दैट, क्योंकि हमारा स्पीकर बाद में है और जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दे रखा है वो बिगिनिंग में दे रखा है। तो हमने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पहले ही आती है, या रिपोर्टिंग वर्ब मींस जो स्पीकर और लिसनर का पार्ट है वो हमने पहले लिख दिया। पर चूंकि ये फैक्ट है, एक सच बात है, तो सच बात के अंदर हम कोई टेंस नहीं बदलते। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम करते हैं द सेंट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। इसमें हमने पर्सन भी नहीं बदला। देखिए अगर हम पर्सन बदलते तो इसका मतलब है कि हम छूट गए, बाकी सारे शामिल आ गए। जबकि सच बात क्या है, सच बात यह है कि एवरीबॉडी इज सिनर, सबसे पाप होते हैं। तो अगर हम इसको थर्ड पर्सन में बदलते तो फिर हम छूट जाते और हम पाप ना करें, ऐसा नहीं होता, इंसान से गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे द सेंट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, मींस आपको पर्सन भी नहीं बदलना है फैक्ट होने पर और टेंस भी नहीं बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि थैंक यू अपने आप में एक एक्सप्रेशन है थैंक देने की, जिसके अंदर कोई टेंस नहीं है, जो कि किसी भी टाइम में एट रैंडम दी गई एक्सप्रेशन है। तो इसमें कोई वर्ब और कोई सब्जेक्ट ना होने पर आप इसको स्टेटमेंट टाइप बनाएंगे और कुछ इस तरह से बनाएंगे, ही थैंक्ड। अब सर है तो ऑफ कोर्स ही होगा, सुनने वाला ऑब्जेक्ट पे हिम हो जाएगा, ही थैंक्ड हिम, और सर के लिए रेस्पेक्टफुली। तो आपने यहां पर देखा कि हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे कर लेना है, ही थैंक्ड हिम रेस्पेक्टफुली। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टेटमेंट टाइप इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विश आई, और विश वाले को हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ऑपरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं कि विश लगाते हैं। शी विश्ड, यहाँ पर सेड है इसलिए विश्ड है, प्रेजेंट होगा तो विश करेंगे या विशेष करेंगे, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। दैट यू को आपको पहले लेना है, ही। अब आपको में पहले देखने के बाद यहाँ देखना है साइन कौन सा है। अगर एक इंटरोगेटिव साइन है तो हो सकता है मे आई कम इन सर हो, लेकिन अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो वो पूछ नहीं रहा, वो विश कर रहा है, बता रहा है, अपनी जो इच्छा है उसे जाहिर कर रहा है। तो हो जाएगा ही विश्ड दैट, शी विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो मे का माइट करते हैं, आप इसको इस तरह भी बना सकते थे, शी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, नहीं तो शी प्रेड टू गॉड, अगर आप चाहें तो करना शी प्रेड टू गॉड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो जब आप दैट के बाद ही लिखते हैं तो वहां पर एच कैपिटल बनाना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर ये एक रूल याद रख ले। अगर एक रूल अच्छे से याद रहता है तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे और जल्दी ही इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। नहीं तो बाहर प्रेड टू गॉड करके भी आप इसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखते रहिए और इस क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट से आप आने वाले जो नियरली अप्रोचिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें इंग्लिश सेकंड ग्रामर में और आईसीएसई में जो ग्रामर है वो फर्स्ट में आती है। एनीवे इंग्लिश ग्रामर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे सारे लेक्चर्स आप देखते रहें और आप अपने एग्जामिनेशन को इजीली अच्छे नंबर के साथ पास करें। और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहें।
स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि किस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपको चाहिए, हम उन पर आपके लिए जरूर काम करेंगे और उन सारे लेक्चर्स को आपके लिए सेंड करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।